अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान की तारीख में जो कुछ होता है कम ही होता है, क्योंकि हर बार कोई नई तारीख रकम होती है, कुछ नया देखने को मिलता है। 2 रोज कबल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जिस तरीके से हुकूमत की फतह हुई, हुकूमत ने मुतादिद 31 बिल्स की मंजूरी करवाई, जिसमें अगर सबसे ज्यादा इस वक्त जो बात हो रही है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का इख्तियार देना और पाकिस्तान की लोकल अवाम के लिए या मौजूदा पाकिस्तान में रहने वाली अवाम के लिए ई वोटिंग का सिस्टम के ऊपर बात हो रही है। ये ईवीएम क्या है और ये किस बला का नाम है, आज अभी से ये बातें शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त इलेक्शन की बात करें तो 1.5 साल का अरसा इसमें बाकी है और इस 1.5 साल के अरसे में हुकूमत के पास चैलेंजेस का अंबार खड़ा है। जहां एक तरफ महंगाई की तरफ से अवाम को बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं, तो वहां पर हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि हुकूमत ने जो कुछ लेजिस्लेशन की है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करवाती है। एक जानिब ऑपोजिशन जमाते हैं जो कि किसी भी तौर पे हुकूमत के इस इकदाम की को सराहने के लिए तो छोड़े, कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी बहुत से तहफ्फुज़ात हैं जो शायद अभी तक एड्रेस नहीं हुए, जिनको एड्रेस होना बाकी है। ये तमाम तर सिनेरियो में आने वाले इलेक्शंस में क्या कुछ होगा, इन तमाम तर सिनेरियो के दौरान अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो इसके बाद क्या नतीजा आएगा और वो नतीजा जो आएगा क्या उसके ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद भी हो सकेगा, क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर एक बार हमें धांधली का शोर सुनाई देगा। इस तमाम तर पहराए में आखिर अवाम कहां खड़ी होगी, क्योंकि गुज़िश्ता इलेक्शन देखें या माजी के जितने भी इलेक्शन हुए, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन हुए हारने वाला कभी ना अपनी हार कबूल करता और जीतने वाला भी अपनी जीत में कुछ ना कुछ शक व शुबहात जरूर रखता है कि उससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा होता है या गुमान होता है कि उसकी जीत का मार्जिन वसी हो सकता था। ये तमाम तर फैसले अभी होने बाकी हैं और आगे 1.5 साल के अरसे में क्या हुकूमत ये सारे काम कर सकेगी या नहीं। मेरे साथ इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब फराजुर रहमान साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं केबीजी के, साथ में ज्वाइन करें आरिश तरीन साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के, हमें समीर मीर साहब और नजीब अयूबी साहब भी ज्वाइन करेंगे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और जमात इस्लामी से। मैं जरा गुफ्तगू का आगाज करूंगा आरिश तरीन साहब से। आरिश साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरिश साहब, दुनिया भर में ईवीएम्स को प्रैक्टिस किया जाता है, ईवीएम्स के थ्रू वोटिंग की जाती है। पहले तो ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद इस वक्त पाकिस्तानी जो है उनका क्या रिस्पांस आया हुकूमत के इस इकदाम के बाद कि उन्हें अब वोटिंग राइट्स मिलते नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुनीर साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके साथ बैठ के ये डिस्कस कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो पाकिस्तानी हैं दे आर वेरी हैप्पी विद दिस चांस दैट दे कैन वोट एंड बी पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस इन पाकिस्तान, और होना भी चाहिए। इस दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड 9 मिलियन पाकिस्तानीज हैं जो अराउंड $30 बिलियन की रेमिटेंस करते हैं एवरी ईयर टू पाकिस्तान, सो दे शुड हैव द राइट टू एक्सरसाइज देयर वोट, which is very appreciable, and Pakistanis are very happy over there कि they will be finally given a chance कि वो ये फैसिलिटी यूज कर सकें और अपने एक जो है जिसको बोल सकते हैं 2 सेंट्स वो डाल सकें इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये इलेक्टोरल प्रोसेस तो ठीक है, इसमें वोटिंग का अमल भी ठीक है, लेकिन फराज साहब अगर मैं एक सवाल आ रहा है कि पेरिस में जो बंदा रहता है उसे फिलवक्त मुल्तान के हालात का क्या पता, ये इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया में रहता हो और कई सालों से इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, उसे इस वक्त शायद मुल्क के हालात का पता इस तरह से होगा, क्योंकि ऑपोजिशन की जानिब से बात कही जा रही है कि वो पाकिस्तानी जो सालों साल मुल्कों से बाहर रहे हैं वो अब अगर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं उनके वोट से मुल्क के हालात तब्दील होते हैं, तो क्या ये बात जस्टिफाइड हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनीर मेमन। बात आपकी बड़ी खूबसूरत और इसका जो है वो एक बड़ा छोटा सा जवाब है कि हमारे पास जब इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं और इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर आने के बाद हुकूमत कर सकते हैं जिनको यहाँ पे ये नहीं पता कि बस में मुसाफिर सफ़र कैसे करता है, पानी के लिए क्या मसाइल हैं, बिजली के क्या मसाइल हैं। जब वो बंदे वहाँ पैदा होकर वहीं पढ़ लिख कर यहाँ आके जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर कभी बस में सफ़र नहीं किया, कभी बस में धक्के नहीं खाए और वही हमारी क़यादत कर रहे होते हैं, तो फिर उन लोग को जो यहाँ से धक्के खा के वहाँ जाके कुछ बने हैं तो उनको पता है शायद वो ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकेंगे कि जी हमारे मुल्क के अंदर कौन बंदा जो है वो सिंसियर है और कौन बंदा सिंसियर नहीं है। देखिए बात ये कि यकीन इसमें लूपहोल्स हैं, यकीन इसमें चीज़ें हैं जो कि इंटरवीन हो सकती हैं। ओवरऑल जो सिस्टम है उसके अंदर ये कि उनको भी हक के राय होना चाहिए और इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए।
मगर बात ये है कि जो असल चीज है वो है सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन क्या ट्रांसपेरेंट हो सकता है, क्या इसके अंदर हैकर्स को रोका जा सकेगा, क्या इसके अंदर रिजल्ट्स किसी ऐसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को के हाथ में नहीं चले जाएंगे, क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी की स्पाई तो नहीं होगी। बाकी बहुत सारे सवाल। माजी में जो इलेक्शंस हुए क्या उसमें लोगों के हाथों में इलेक्शंस नहीं थे? माजी में जो इलेक्शंस हुए उसमें ट्रांसपेरेंसी क्या इंश्योर हुई? माजी में क्या धांधली और ठप्पा माफिया सरगर्म नहीं थे? तो माजी में भी तो ये सारी चीजें होती रही। आर्गुमेंट तो ये भी आता है कि अगर माजी में बुरा था और इसमें कुछ तब्दीली आ रही तो शायद इसके कुछ मुस्बत और पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट की जाए। हाँ, इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा कि देखिए पार्शियली अगर कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करते हैं, आप भी कोई पायलट प्रोजेक्ट की तरह अगर इम्प्लीमेंट करें इसको कि जी पहले जो है वो ओवरसीज के हम जो है वो यूएसए या फला फला जगह के लोगों को हम लेंगे, फिर उसके बाद ये लेंगे। आप 90 मिलियन को भी ले लें, पूरे 90 मिलियन को भी आप कहें कि जी हम ये 90 मिलियन लोग जो है वो हम लेंगे, तो आप ले लें, ठीक है ना। मगर अभी उसको जो है वो लोकल पोलिंग स्टेशंस पे अप्लाई ना करें, ठीक है ना। आपने वहां पे वो वोट कास्ट करने वाला, अच्छा लिटरेसी रेट भी वहां पे कंप्यूटर यूज करने वाला जो 90 मिलियन बंदा है उसको लाजमी कंप्यूटर यूज कर रहा है, या तो मोबाइल की सूरत में या कंप्यूटर की सूरत में। जबकि हमारे यहाँ जो है अगर 1 करोड़ की आबादी है तो उसमें से 40 लाख आदमी इस्तेमाल कर रहा है, 60 लाख अभी भी नहीं कर रहा। यानी कि लिटरेसी एक बड़ा इशू है। लेकिन अगर आज इस सिस्टम की जब बात की जा रही है तो डेफिनेटली हुकूमत जब ये सिस्टम कहीं से प्रोक्योर करेगी, बाय करेगी, तो फिर सवाल ये भी आ रहे हैं कि जहां से ये सिस्टम बाय किया जाएगा, ये मशीन्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होंगी, ये मशीन्स कहीं से डिजाइन होकर पाकिस्तान में आएंगी, फिर इसमें डेटा एंट्री की जाएगी, डेटा फीडिंग की जाएगी। क्या ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होगा? क्योंकि दुनिया में जब ये सिस्टम फॉलो किए जाते हैं तो ऐन मुमकिन है कि सिस्टम्स वहीं पे डेवलप हों, वहीं पे बनाए जाए, वहीं पे डिजाइन किए जाए। और अभी तक जिन मुल्कों में सिस्टम राइज हैं वो दुनिया की वो मईशतें हैं, वो डेमोक्रेसीज हैं जो डेवलप्ड हैं या बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे इंडिया की मिसाल ले लें, अमेरिका की मिसाल है, तो दे हैव द रिसोर्सेज। शायद हमारे यहाँ इस वक्त इस बारे में बड़े सारे सवाल आते हैं। मजे की बात यह है कि अगर ये सिस्टम बाहर से आते इट वुड हैव बीन मोर सेफर। बट शिबली साहब ये काफी दफा हमें बता चुके हैं कि ये मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में ही हो रहे हैं, दीज मशीन्स। एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, आई बिलीव इट्स समवेयर इन द सेंट्रल, वो ये मैन्युफैक्चर करेगी एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द वर्ड गो। वो कह रहे हैं कि वी कैन प्रोड्यूस अ मास नंबर ऑफ मशीन्स and they are all being manufactured in Pakistan. But that is this thing ना कि यहाँ पे ये मशीन फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस की जाएगी, तो इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ जो पोलिंग डे होता है वो एक दिन के ऊपर होता है। अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें, बहुत सी दुनिया के ऐसे ममालिक हैं वहाँ पे स्टेट वाइज इलेक्शन होते हैं, हफ्तों तक ये इलेक्शन जारी होते हैं। तो अगर कहीं पे कोई सिस्टम्स नहीं वर्क करते तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। हमारे लिए सेफ नहीं होगा कि हम ये सिस्टम वहां से प्रोक्योर करें जहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, वहां पे इश्यूज निकाले जा चुके हैं, बग्स फ्री हो चुके हैं सिस्टम्स। बिल्कुल, यू आर राइट। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने तो एक टीम भी मंगवाई थी ब्राजील से जिन्होंने आके स्टडी किया था एंड दे फाउंड नादरा सिस्टम अनसैटिस्फैक्टरी फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो वो टीम ये अपना वर्डिक्ट देके चली गई थी। अब लूप होल्स तो बिल्कुल हैं। अब जैसे कल नेशनल असेंबली की कमेटी जो बैठी थी उन्होंने भी बात की कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगी इसमें होगी मैनुअल वेरिफिकेशन। एंड मैनुअल वेरिफिकेशन मींस के एक डेड मैन का एनआईसी भी यूज हो सकता है फॉर दिस प्रोसेस। सो लूप होल्स तो बिल्कुल है। अब व्हिच इज द बेटर डेविल, द पास्ट सिस्टम और द नाउ द न्यू सिस्टम इज प्रपोज्ड, द टाइम विल टेल। अच्छा, आप मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आपने लास्ट इलेक्शन में कब वोट कास्ट किया था? मैंने तो लास्ट इलेक्शंस में, आप ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा मुकीम रहे। मैं आई हैव बीन देयर। लेकिन आपको तो अंदाजा है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस में ये होता है कि अक्सर वोट डालने जाओ तो खबर मिलती है कि वोट डल चुका है। तो इस तरह के सिस्टम के आने के बाद अगर यही सारी शिकायत आती है, क्योंकि अगर ये सिस्टम अभी डेवलप नहीं है, डेवलप होगा, फेज वाइज डेवलप होगा, तो अगर ये सिस्टम लॉन्च हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए, इसके बावजूद अगर यही सवाल, यही शिकायत आएंगी तो लोगों का एतबार कैसे बहाल हो सकता है? मुनीर, इसमें जो है ना सबसे जो चीज़ में सवालिया निशान है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, ज़ाहिर है हो सकता है कि आप लोग समझते हो या वो समझते हो, जब प्रोसीजर वही है और प्रोसीजर आप एडॉप्ट वही कर रहे हैं, वही लाइनों में लगा रहे हैं, वही उसी तरीके से आप बुला रहे हैं, पोलिंग बूथ उसी तरह से एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो इसमें जो है वो आप सहूलत आवाम को क्या दे दें? सहूलत दें आवाम को। बात ये है कि हर आदमी जो है वो इस वक्त बैंकिंग सिस्टम तक ऑपरेट हो रहा है। आपका अपना बैंक अकाउंट जिसमें आप लाखों रुपए
अकाउंट में रखे होते हैं, एक थंब पे आप यूज कर रहे होते हैं। तो ये थंब ऑलरेडी अपडेट है। सबसे पहले वो तो थंब अपडेट नहीं जिसने कराया वो जाके नरेंद्र में अपडेट कराए, उसके बाद अपने मोबाइल पे बैठे बैठे ऐप के जरिए वोट डाल दे। ये सारा झांसा ही खत्म हो जाएगा। अगर इससे आगे के सिस्टम में कहीं करप्शन हो तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ये लोकल ना इतना खर्चा होगा कि जी आपने पोलिंग एजेंट बैठाना है, ना कोई, वो खुद ब खुद आपका जो इलाका आएगा वो इलाका आएगा, नाम आपका आएगा, आप सेलेक्ट करें। कितने बड़े बड़े सिस्टम चल रहे हैं, पूरा एफबीआर इस पे चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे। क्या लाइनें लग रही है वहां जाके? लेकिन ये तो आपने कहा इस सिस्टम के तो इंटरनेट का यूसेज होगा। अभी जो खबरें आ रही हैं, अभी तक जो इतलात है उसमें ये आ रहा है कि हुकूमत कह रही है कि हम इस सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करते, और अगर इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो वहां पे हैकिंग का होगा, वहां पे वायरसेस आने का अंदेशा होगा। तो अभी तो शिबली फराज साहब ने इनाम भी रख दिया, जो हैकर्स मौजूद हैं वो चाहें तो अपनी किस्मत आजमाएं, और 10 लाख रुपए का इनाम उन्हें कैश है कि हैक कर लें और इनाम ले लें। तो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करना चाहते ना, तो अब अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये वाले मामला तो नहीं हल हो सकते। हाँ मुनीर, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात ये कि देखें, इसको इस पे सिस्टम बहुत, आपने बिल पास कर लिया। सबसे पहले हुकूमत को मैं इस पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अभी तक उन्होंने अपनी जो ग्रिप है वो माशाल्लाह रखी। 33 बिल, 31 बिल इन्होंने पास करवाए, और 31 में बहुत सारे बिल हैं जो जाहिर है आप अलग अलग प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम ही जो है वो एक बिल के ऊपर मेरा ख्याल काफी तवील हो जाता है जी। तो अब ये कि उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें मजीद जो है वो थिंकर्स को बैठना चाहिए और सोचना चाहिए इंटरनेट के थ्रू इसको कितना आसान किया जा सकता है। ऐप डाउनलोड कर लें। अब तो बात ये, अब तो ये कोई बहाना रह ही नहीं गया, हर आदमी का डेटा मौजूद है कि आप अपनी सिम नहीं निकाल सकते मुनीर बगैर बायोमेट्रिक। बिल्कुल सही, राइट। अगर आप कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं, वोटिंग राइट्स देना चाहते हैं, तो आप जो है अभी PSW का सिस्टम लॉन्च कर दिया इन्होंने, जिसमें वो तमाम विबॉक और FBR के तमाम सिस्टम्स को इंक्लूडिंग ऑल NOCs सबको एक जगह कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें भी तो बड़ा रेवेन्यू लॉस हो सकता है, उसमें तो बड़े मामला हो सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के को नुकसान हो सकते हैं। तो बात ये कि अगर हमें इसको वाकई करना है, सिस्टम में लेके आना है, तो फिर सिस्टम में उसका प्रॉपर ऐप बनाया जाए, डिजाइन किया जाए, उसकी सिक्योरिटीज लगाई जाए ना। देखिए सिक्योरिटीज लगती हैं, बैंकों की भी तो सिक्योरिटीज लगती हैं, इतने क्रेडिट कार्ड हैं उनकी सिक्योरिटीज लगती हैं, दुनिया भर के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद हैं, उनको इंश्योर कराए। दूसरा, जो बड़ी कंपनी इस वक्त दुनिया में डील कर रही है उनको लेके आए, उनसे प्रपोजल दें। और ये नहीं कि जी क्योंकि हम पाकिस्तान में जब डेवलप हो जाए ये टेक्नोलॉजी, ऐप हो सकता है पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए, विबॉक्स सिस्टम है, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन डेली होती है, आज का थोड़ी बना हुआ है, 12 साल से इंप्लीमेंट हुआ है, और ये पाकिस्तान का बना हुआ है, नादरा का सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। आप अपने आप को, मतलब बात ये जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है, आप अपने लोगों को यूटिलाइज करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तरफ तवज्जो दें, जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करें, यहाँ पे एग्जीक्यूट करें। लेकिन वो तो अगेन एक नया सिस्टम हो जाएगा। लेकिन अगर आरिफ मैं आपसे पूछना चाहूँ, ऑस्ट्रेलिया में या दीगर मुल्कों में वोटिंग किस पैटर्न पे की जाती है? वहाँ पे जो इलेक्शन से जो लोग पहले जो वोट नहीं दे सकते मैनुअल, अभी भी ऑस्ट्रेलिया में मैनुअल वोटिंग ही हो रही है। जो लोग नहीं दे सकते, जो फॉर एग्जांपल सिक हैं या एल्डरली हैं, दे हैव द राइट, दे कैन डू ई-वोटिंग। ई-वोटिंग ये होती है कि वो सबके लिए नहीं होती, वो सबके लिए नहीं होती है, वो उन लोगों के लिए डेजिग्नेटेड होती है जो एल्डरली होम्स में हैं, जो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, जो सिक हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी है कि दे कैन डू ई-वोटिंग। उसमें ये होता है कि आप इलेक्शन से पहले, ई-वोटिंग भी ये होता है कि बैलेट से आप बैलेट जो है वो डाउनलोड करते हैं, उसको प्रिंट करके आप वो मेल करते हैं, पोस्टल होता है या, बट वहां पे भी अभी तक ये नहीं आई है, बिकॉज वहां पे भी उन्होंने ये काफी टाइम से टेस्टिंग कर रहे थे, वहां पे डिस्क्रिपेंसीज आई थी। जैसे इंडिया में भी 30 इयर्स से दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस, वो अभी तक नहीं कर सके इंडिया वाले। और जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात है, 2014 में ये पायलट प्रोग्राम वहां रन कर चुके हैं विद ओवरसीज पाकिस्तानी, और दे वर सक्सेसफुल इन दैट, बट फॉर सम रीजन उन्होंने फिर कंटिन्यू नहीं किया। बट मुझे अभी ये फीलिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ ही पायलट प्रोग्राम करेगी फिर से in the next 1 or 2 elections, and then इसको बगैर पायलट प्रोग्राम लॉन्च करना कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं, फिर इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने का एक बड़ा मरहला है। और हमारे यहाँ जो सारा वोटिंग पैटर्न होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सिंगल डे के ऊपर पूरे मुल्क में वोटिंग होती है,
तो इसको अगर ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर करनी है, इसको वाइबल भी बनाना है सबके लिए, तो ये किस तरीके से मुमकिन हो सकेगा? ये सिर्फ इस तरीके से मुमकिन हो सकेगा कि हम लोग ECP इसको पायलट प्रोग्राम्स रन करें। ऐसे एकदम तो ब्लैंकेट तो नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। अगर ऐसे करेंगे तो उसमें बहुत रोड ब्लॉक्स हैं, क्वेश्चंस उठेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करेंगी। पायलट प्रोजेक्ट्स में अगर ये इलेक्शन कमीशन मुताबिक प्रोजेक्ट्स करने के बावजूद अगर ये कह देती कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? ये बड़ा सवाल है। देखें, एक चीज पास कराना अलग बात होती है, इम्प्लीमेंट कराना इज अ टोटली ऑपोजिट थिंग। और इलेक्शन कमीशन ये कल बोल चुकी है नेशनल असेंबली कमेटी के आगे दैट इट इज वेरी हार्ड फॉर देम टू इम्प्लीमेंट दिस, और एंड उनको 2 या 3 पायलट इलेक्शंस करने पड़ेंगे बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। दैट मींस कि क्लियर हो जाता है कि चाहे हुकूमत कुछ कहती रहे, ऑपोजिशन कुछ कहती रहे, जब तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस बात की अप्रूवल नहीं दे देता, तब तक इस सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। जब तक इसके ट्रायल रन्स नहीं हो जाते, इसकी मॉक सेशंस नहीं हो जाते, और ये पूरी तरीके से एरर फ्री नहीं हो जाता। ये याद रहे कि जब मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान की आबादी दुनिया के बेशतर मुल्कों से बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल होता है। सिर्फ कराची की बात कर लें तो इसमें अभी बहुत से मसाइल है। यहाँ पे सेंसस नहीं मौजूद, यहाँ पे सही तरीके से राय शुमारी के जो फिगर्स हैं वो मौजूद नहीं है। तो इस तमाम तर सिनेरियो में 1.5 साल के अरसे में आखिर ये होता हुआ मुमकिन होगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जमात इस्लामी से नजीब अय्यूबी साहब से, इनसे भी मौक़िफ़ जानेंगे कि आखिर ये सूरत हाल क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक जी। बात हो रही है इस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले से कि क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार भी है कि पाकिस्तान में ई वोटिंग जैसे सिस्टम्स को राइज कर सके, इंप्लीमेंट कर सके। लेकिन सबसे पहले तो यह है कि मुल्क में जो आबादी है वो आबादी का तनासुब क्या है, वो आबादी कहाँ पे पाई जाती है, इसके लिए राय शुमारी अभी भी होना बाकी है। और जो गुज़िश्ता राय शुमारी हुई थी उसको लेके अभी बहुत से शक्कों को शुबात और सवाल आते हैं। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब नजीब अय्यूबी साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से। इनसे जरा गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिर जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम नजीब साहब। वालेकुम अस्सलाम। नजीब साहब, पहले तो ये बता दें कि जमात इस्लामी इस सिस्टम के सपोर्ट में खड़ी है या जमात इस्लामी अभी भी रिलक्टेंट है सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए? देखिए, ई वोटिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, सिस्टम पे तो जाहिर है कि टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी पे तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन मसला माइंडसेट और मेंटेलिटी का है। यहाँ पेट्रोल पंप के ऊपर आपको पेट्रोल डिजिटल तरीके से सही नहीं मिलता हो, या डाटा मैनेजमेंट का हाल ये है कि नेशनल बैंक जो है वो 15 दिन से इस वक्त उसकी सारी सूरत डाटा सेंटर बंद पड़ा हुआ है, हैकिंग हो चुकी है और आपके असासे महफूज नहीं है, तो आप किस तरीके से। और दूसरे ये कि माइंड इनकम दिमाग देखिए पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रहा है। आप जब से इमरान साहब ने देखा कि अब उनका मकबूलियत का गिराफ 13% और 14% के ऊपर रह गया है और कहा ये 80% के करीब मकबूलियत को छू रहे थे, तो उसको बचाने के लिए इन्होंने ये एक हरबा इस्तेमाल किया है और एक और धांधली जो है हमारे सरों पर लाने की कोशिश है। और मैं समझता हूँ ये इंतहाई जाती होगी, इसलिए कि आपके पास तो वो सहूलियात ही नहीं है। टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन लाने से थोड़ी काम होता है। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ और मेरी कंपनी, उस कंपनी में मुझे इत्तेफाक हुआ कि जिन्होंने पेशावर में तजुर्बाती बुनियादों पे 100 मशीनें लगाई थी, उस 100 मशीनें लगाने के बाद जो नताइज आए, तो हमें तो एक्सेस ही नहीं दिया जा रहा बैक एंड के ऊपर वो नताइज किस तरह मुरतब होते हैं। यानी सिर्फ अंगूठे लगाने से मुनीर साहब काम थोड़ी हो जा रहा है। सही। असल सिस्टम तो उसके पीछे उसका एल्गोरिथम होता है। अगर आपने उसके अंदर जिगजैग कर लिया तो नताइज तो आपने अपनी मर्जी के हासिल कर दे। तो ये तो नताइज तो आप कह रहे हैं हैक हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि शायद इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा, तो शायद हैकिंग के और वायरस के मामला तो कुछ हद तक महफूज किए जा सकते हैं। देखिए, ये अगर क्लाउड पे भी चले गए ना, असल सवाल इसकी कम्युनिकेशन का नहीं है, असल सवाल है इसके पीछे जो नताइज मुरतब हो रहे हैं। हमेशा जिगजैग जो किया जाता है वो बैक एंड पे किया जाता है। अभी आप ये देखिए कि इलेक्शन के अंदर जो पिछले हमारे साथ हुए उसमें पोलिंग का तो सारा अमल शफाफ दिखाई दिया गया और फौज खड़ी हुई थी, उसकी निगरानी में इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन फॉर्म 45 के ऊपर जो घपले किए गए
और जिस तरीके से सिस्टम बैठ गया, और ये साल का सारा 2-2 दिन तक पता चला कि वहां पर सिस्टम बैठे हुए हैं, नताइज मुरतब होने में देर हो रही है। तो यही वो वजह है कि जिसके अंदर दिग्गज किए जाते हैं। तो जो टेक्निकल लोग हैं वो इस बात को आसानी से समझ सकते हैं, जो बात मैंने आपको बताई है कि एल्गोरिथम की मदद से बैक एंड के ऊपर आप मनपसंद काम कर लेते हैं। तो इस पूरे अमल को शफ़ाफ होना चाहिए, इस पूरे अमल को इनसे ये तवक्को है नहीं। इसलिए कि जिस तरीके से 1 घंटे के अंदर 33 बिल मंजूर करवाए गए हैं, उस पार्टी से आप क्या तवक्को रखेंगे? 4 साल के बिल एक साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंजूर करवाने लगता है आपको? जनाब आप ये देखिए ना किस तरीके से 2 मिनट के अंदर एक बिल की एवरेज बन रही है। एक बिल 2 मिनट और 22 सेकंड के अंदर मंजूर हुआ, और इस तरीके से आपकी तो असल में तो वो इजलास ही गैर कानूनी है। जिस इजलास में ये सब कुछ किया गया वो किस लिए गैर कानूनी है कि पार्लियामेंट के रूल नंबर 10 की रूह से 222 अराकीन होने चाहिए मुश्तरका इजलास में, सेनेट और इनके। तो आपके तो 212 भी पूरे नहीं थे, तो फिर किस तरीके से ये इजलास जो है वो कैरी ऑन हो गया। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि चलिए आपने किसी न किसी जोर का सहारा लेके इजलास को कर लिया, लेकिन उसके अंदर आप अपोजिशन की तरामीम और उसकी तजावीज और उसके मशवरे से सुनिए। ये किस तरह की सख्ताइयत है कि जिसके अंदर ना आप किसी की कोई तजवीज सुन रहे हैं, ना किसी की कोई तरमीमी बात सुन रहे हैं, और बस अपनी एक मिनट के अंदर आप एक बिल को जिस तरीके से मछली बाजार लगा हुआ था, तो इतना शर्मिंदगी हो रही थी ये पाकिस्तानियों को वो देख के कि ये हमारे असेंबली के अराकीन है और किस तरीके से ये इसके साथ मजाक कर रहे हैं। तो मैं आमिर लियाकत जैसा भी आदमी हो बहरहाल, वो मैं उसमें नहीं जाता, मौजूद है, चलिए ठीक है, लेकिन आमिर लियाकत साहब ने जो जुमला कहा वो जुमला एंड है। वो जुमला ये था उसकी उन्होंने तस्दीक कर दी कि उन्होंने किस पैराए में कहा था। नजीब साहब मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करता हूँ, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। फराज साहब ये जिस तरीके से आपने सुनी गुफ्तगू नजीब साहब की, ऑपोजिशन इस वक्त डिवाइडेड नजर आती है। ऑपोजिशन बड़ा क्लियरली इस बात के ऊपर तैयार है कि जिस तरीके से ये बिल पास करवाए गए हैं, उजलत में करवाए गए हैं, और शायद ऑपोजिशन का भी कहना यही कि इनको सिस्टम से तकलीफ नहीं है, सिस्टम के पीछे जो सोच है उससे तकलीफ है। अगर ये सोच की तकलीफ है, सोच की एक अमांगी नहीं होगी, तो ये सिस्टम किस तरीके से इंप्लीमेंट किए जा सके? क्योंकि इलेक्शन डे के ऊपर कोई भी ऑपोजिशन नहीं होता, कोई भी हुकूमत नहीं होती, आवाम होती है और सियासतदान और हुक्मरान होते हैं। इसमें जो है ना, मैं सिर्फ एक मिसाल से इसको बता देता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ वसीम अख्तर साहब आए, उनके पास वो इख्तियारात का रोना रोते रहे। चीफ मिनिस्टर साहब आए, इख्तियारात का रोना रोते रहे। इमरान खान साहब आए, वो कहने लगे जी मैं कराची में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो कर कौन सकता है? सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग सियासतदान हैं, ये लोग अपोजिशन है, ये लोग डिवाइड हो रहे हैं, तो रूल कौन कर रहा है? लेकिन एक सवाल तो है ना कि इनका कंसर्न जेन्युइन है। जिस तरीके से नजीब साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लूपहोल्स मौजूद है, और जितनी जल्दी में शायद किया जा रहा है, तो मेरे लिहाज से तो जल्दी इस लिहाज से नहीं, क्योंकि 75 साल गुजर गए हमें अपने सिस्टम्स को डेवलप करते करते, और अभी अगर हम ये करने लगे तो इसमें भी बड़े सारे सवालात हैं। और अगर इतने सारे सवालात की रोशनी में अगर इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो अगेन इसका आउटकम किस तरीके से निकाल सकते हैं? देखिए, इसमें सिर्फ सिंपल बात ये है कि सबसे पहले जो है ना, हमें हमारे मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा रॉ अंदाज में बताऊं कि सबसे पहले जाने वाले की इज्जत करो, आने वाले को वेलकम करो, ठीक है ना। उसके बाद अपने असेंबली, अपने तकद्दुस का खुद ख्याल करें, दुनिया भर में अपना मजाक उड़ाना बंद करें। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो भाई ऑन द रिकॉर्ड उसको वो बता सकता है कि जी ये चीज़ इस तरीके से, जिस तरह की लैंग्वेज असेंबली में यूज़ होती है, जिस तरह के मामलात असेंबली में होते हैं, अगर ये चीज़ गलत है आप कोर्ट चले जाएं और उसमें तहजीब के दायरे के अंदर वहाँ पे आप उस पर पिटीशन दाखिल कर दीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम है और इस तरीके से ये। अब यहाँ टीवी पे बोलने से कोई फायदा तो नहीं है। अभी तक तो मेरे हिसाब से पिटीशन डल जानी चाहिए। पाकिस्तान का ये सवाल नजीब साहब, ऑपोजिशन ने इस इजलास को पूरी तरीके से मुस्तरद किया, लेकिन ऑपोजिशन का यही कहना था कि वो कोर्ट्स में इसको चैलेंज करेंगे। तो क्या आप ये जो पूरी 31 बिल्स पास किए हुकूमत ने, उन तमाम के ऊपर स्टे लेने जा रहे हैं या उसको तमाम को चैलेंज करने जा रहे हैं, या महज जो इसमें 2 बातें हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस मुश्तरका इजलास को पहले चैलेंज करना चाहिए, इसलिए कि रूल नंबर 10 के रूप से ये तादाद पूरी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोरम पूरा नहीं है तो वो इजलास नहीं होता,
तो कोरम के एतबार से ये इजलास जो है ना ये खत्म, नल एंड वाइट होना चाहिए। अब जब इजलास नल एंड वाइट होता है तो उसके अंदर पेश की जाने वाली सारी चीजें जो है ना वो खत्म हो जाती है। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि इसमें देखिए कलभूषण के मामले को भी लाया गया। उजलत के अंदर ये तो तारीख का स्याह तरीन दिन है ना असेंबली की, इनको तो काली पट्टियां बांधनी चाहिए। अपोजिशन भी वो किरदार अदा नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए। अपोजिशन के अपराध क्यों गायब थे भाई? आप असेंबली में अगर देखें तादाद मिला के सेनेट और एमपी, तो सवाल तो इस पर भी अपोजिशन पे पैदा होता है कि वो अगर अपने अपराध कम लेके आए थे, 222 उनकी तादाद नहीं थी, 210 के करीब अगर उनकी तादाद थी, तो सवाल तो ये पैदा होता है ना कि अपोजिशन के लोग जो गायब हुए तो वो किस डील के नतीजे में उन्होंने अपना वोट रख के राय छुपाया है। इसी तरीके से कलभूषण के मामले में फौजी हुकूमत उसको कह चुकी है फांसी की सजा, और जहां पर 1 मिनट और 33 सेकंड के अंदर वो जो है वो बिल मंजूर कर दिया है। जबकि कश्मीर की अंदर जो सूरत हाल मकबूजा कश्मीर में बनी हुई है, आपने उस कोर्ट को नुकसान पहुंचाया है। और इमरान खान की हुकूमत पहले दिन से ये काम कर रही है। करतारपुर की राहदारी खोला और उस खोलने के नतीजे में जो मामला हुए, जो हमारी सॉलिडेरिटी डैमेज हुई, उसके बाद कश्मीर के मामले में आप पहले अमेरिका की टेबल पे बैठ के मोदी और इमरान खान साहब, और मैं टीवी शो में ये बार बार बता चुका हूं कि इनकी एनआरओ की डील बन चुकी हुई थी। आज वो 1 साल के बाद वो देखिए असेंबली के अंदर कितनी उजिलत के अंदर ये इन्होंने काम करवाया है। और असेंबली तक क्या, ये तो सदर के पास एक समरी लेके जाते हैं और पूरी हुकूमत जो है वो ऑर्डिनेंस के ऊपर चल रही है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा जरा से काम के लिए भी सदारती ऑर्डिनेंस, एक कंट्रोल तरीन हुकूमत कि जिसके पास सिर्फ 6 वोटों का फर्क है। अपोजिशन और हुकूमत के वोटों के दरमियान सिर्फ 6 वोट का फर्क है। लेकिन नजीब साहब होते हैं, लेकिन वो एक छड़ी है, एक डंडा है और एक साया है, जिसकी वजह से ये अलग नहीं हो सकते। आपने देखा कि आमिर लियाकत ने जो बोला है कि कितने एहतमाम के साथ लाए गए, तो वो जितने एतराज़ात एमक्यूएम के थे वो 1 रात पहले खत्म हो गए। मैं सवाल यही करूंगा नजीब साहब कि एमक्यूएम के बाकी सब काफी एतराजात थे, काफ लीग के बहुत से एतराजात थे, ये रातों रात ये दोनों पार्टीज कैसे तैयार हो गई हुकूमत का इस इजलास में हिस्सा बनने के लिए और साथी बनने के लिए? यार मुनीर, ये इजलास देख के तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि किस तरह रातों रात इकट्ठे हो जाते हैं। वो आमिर लियाकत ने तो बोल दिया चलो वो बड़बड़ा साहब है, उन्होंने पता नहीं उसके बाद उनके साथ क्या होगा। लेकिन बाकी देखिए जिस तरह ताकमीद मिली, जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मिली, इन्होंने तो हर मौके के ऊपर कराची और पाकिस्तान के मफादात का सौदा किया है ना। ये आसान वोट होते हैं, ये आसान फाइलें होती हैं जिनके ब्लैकमेलिंग के जरिए एक फाइल दिखा के, एक वीडियो दिखा के इनको जो है ना वोट खरीदे जा सकते हैं। लेके आइए ना मुश्ताक अहमद खान सेनेटर जैसा आदमी कि जिसके खिलाफ आप, या हमारे छतराली साहब जैसा आदमी कि जो खड़े होकर बात करते हुए हर चीज के ऊपर उन्होंने अपना मौका दिया है। और मैं सल्यूट पेश करता हूं जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब को कि जितने दबंग तरीके से उन्होंने पाकिस्तानियों का मुकदमा रखा और ये बताया कि किस तरीके से कलभूषण को एनआरओ दिया जा रहा है, किस तरीके से डिजिटल वोटिंग के जरिए पूरे सिस्टम को हाईजैक करने की साजिश की जा रही है, किस तरीके से वो नामर्द बनाने वाले कानून को आप देखिए। कितने अजीब और अफसोस की बात है कि दुनिया के अंदर, यानी आप यहाँ तो कहते हैं कि कुत्तों को इंजेक्शन लगा के नामर्द कर दिया जाए ताकि वो आबादी पैदा ना कर सके। यहाँ वैक्सीन आपके पास है नहीं, मर्दों को इनको हिजड़ा बना के पूरे पाकिस्तान को नचा नचा के डी चौक के ऊपर आपने हिजड़ा तो बना दिया है, अब उसके बाद इन लोगों को भी आप हिजड़ा बना रहे हैं। तो भाई ये खुदा के वास्ते ये रंगीनिया नजीब साहब मजाक और रंगीला नजीब साहब ठीक का मुजाहरा करें। नजीब साहब ठीक हो गया, लेकिन शायद हम टॉपिक से हट जाएंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें, इस बिल के बारे में एक चीज को कहा जा रहा है बहुत हद तक पॉजिटिव हो सकती है, वो है समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग का इख्तियार देना। पहले तो जमात इस्लामी इस बात को सपोर्ट करती है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग का इख्तियार देना चाहिए, और जो हमने कभी अपोज नहीं किया। हमारी ख्वाहिश की है कि समंदर पार पाकिस्तानी वोट दें और हमने इस पे कोई एतराज नहीं है। भाई वो पाकिस्तानी है, मुहित वतन पाकिस्तानी है, उनको वोट देने का इख्तियार होना चाहिए, लेकिन किस सिस्टम के तहत होना चाहिए इसको जरा आप देखिएगा। और इसमें मैंने टेक्निकल आदमी होने की हैसियत से मेरा तजुर्बा है ना, चावल में 100 यूनिट तो हमारी कंपनी ने लगाए हैं ना, मैं जानता हूँ किस तरीके से वो उसके अंदर धांधली, और एक तरफ आप मैनुअल वोटिंग भी करा रहे हैं, एक तरफ आप अंगूठे भी ले रहे हैं, रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं मैनुअल वोटिंग का, तो भाई अंगूठे किस लिए लगवाए थे आपसे? ठीक सिस्टम एक्सपर्टी है ही नहीं।
नजीब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। अरिश, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं वही गुफ्तगू आ रही है कि अगर सिस्टम ऑटोमेटेड है और उसको मैनुअल वोटिंग के साथ भी लिंक किया जा रहा है तो सिस्टम किस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो सकता है, और इस सिस्टम में अगर बायोमेट्रिक ना हो तो इस सिस्टम का तो जो मकसद है वही फौत हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, जब बायोमेट्रिक नहीं है और जब मैनुअल वेरिफिकेशन होगी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, फिर तो सिस्टम इज अ डायरेक्ट फ्लॉ। फिर तो एक डेड मैन का भी एनआईसी आप यूज कर सकते हैं टू वोट। और जो वो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल ऑफिसर कड़ी नजर रखेगा सिस्टम पे, प्रोग्रामिंग तो उसके हाथ में है। वो जो एक दफा बटन दब रहा है वो बाय सिस्टम ग्लिच 2-3 दफा और भी दब सकता है, दैट वन वोट, और उसका कोई और वेरिफिकेशन नहीं है बिकॉज इट्स ऑल सिस्टम बेस्ड। आखिर में तो वो यही बोलेंगे भाई इसमें मैनुअल एरर तो है ही नहीं, मैन एरर तो है ही नहीं, तो पूरा सिस्टम है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता जैसे अभी कह रहे हैं। सो इट्स वेरी इजी टू गेट अवे विद इट। एंड कमिंग टू ओवरसीज पाकिस्तानी, आई अप्रिशिएट हमारे जमात इस्लामी के साहब जो हैं जो कह रहे हैं कि यस कि दे शुड हैव द राइट। मैं तो आगे बढ़ के एक और चीज भी बोलूंगा, जब ओवरसीज पाकिस्तानी हैव द राइट टू वोट, they should also have the right to stand up in elections as well. Most of the overseas Pakistanis are dual nationals. जब वो dual nationals को आप right दे रहे हैं to exercise their vote, then they should also have the right to stand up in elections in Pakistan. ठीक हो गया, लेकिन नजीब साहब अब आपने गुफ्तगू तो सुनी, क्या आपको लगता है कि इसका कोई मजीद वे आउट निकल सकता है? क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि 1.5 साल का अरसा रहता है इलेक्शंस में। इस 1.5 साल के इस मुख्तसर से अरसे में क्या हुकूमत इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंटली अगर अप्रूव हो जाता है, कोई मजीद इसमें इश्यूज नहीं आते, समझे हुकूमत कामयाब हो जाती है, तो क्या इसके बावजूद भी हुकूमत 1.5 साल के इस मुख्तसर अरसे में इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट करके इलेक्शन डे के ऊपर तैयार कर सकेगी? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। इनकी सलाहियत और इनकी इस्तेदाद के ऊपर मुझे शुबा है, ये बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए कि इनका एजेंडा कुछ और है। इनका एजेंडा दरहकीकत किसी भी तरीके से बाई हुक एंड बाई क्रुक अपनी मकबूलियत को जाली तरीके से उसको छुपा के वन बटन क्लिक के ऊपर पीछे एल्गोरिथम जो है ना, अगर मल्टीप्लाई बाई 10 का फॉर्मूला लगा दिया जाए तो क्या एक वोट जो पीटीआई के हवाले से उस बटन के ऊपर जा रहा है मल्टीप्लाई 10 के रिजल्ट नहीं शो कर रहा होगा? आप बताइए ना। तो सर बड़े फुलाव को ये कैसे रोक सकते हैं? इसलिए कि इनका दिमाग, देखिए माइंड की बात की है मैंने सबसे पहले कि अगर मेंटेलिटी सही हो, मोबाइल फोन एक अच्छी चीज है, इंटरनेट एक्सेस एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन असल चीज ये है कि आप उससे क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसको तालीम के मकासद के लिए कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं, या उसको नेगेटिविटी हासिल कर रहे हैं, ये सब चीजें आपके अख्तियार में। उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए एक ऐसी कमेटी का कयाम अमल में लाया जाए जो कि इस शोबे के माहिरीन है और उसमें अपोजिशन की राय को मद्देनजर रखा जाए, वरना इस बात के इम्कान नहीं है कि आप इस सिस्टम से आप बैंक के अंदर से दूध निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नजीब साहब, ये तो सारी ठीक है, एक तरफ अपोजिशन भी फरीक है और हुकूमत भी फरीक है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फरीक तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। आपको लगता है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि 1.5 साल के अरसे में इस सिस्टम को पूरी तरीके से ट्राई एंड टेस्ट करके इसको लॉन्च कर सके? भाई अभी ज्यादा अच्छा नहीं हुआ ना, सिर्फ 100 जगह पे इन्होंने 100 यूनिट के ऊपर लगाया था, सामने आ गए। ये तो एक कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान में 400 कौमी असेंबली की और सूबाई मिला ले तो कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी, कितनी मशीनें ला सकते हैं? इनकी मसाइल क्या है? इस वक्त पूरे मुल्क को कर्जे की दलदल पहले दबाया हुआ है। और नजीब साहब, मर्दमशुमारी, सही मर्दमशुमारी के आदाद शुमार के बगैर क्या ये सिस्टम राइज किया जा सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात अब नादरा के हवाले कर दिए। अगर छोटे इदारे के हवाले करेंगे तो इलेक्शन कमीशन को किस लिए बिठाया गया है? इलेक्शन कमीशन ने आज ये कह दिया है कि ये मुमकिन नहीं है, और अगर ये कोर्ट में चले जाते हैं माकूल लोग और कोर्ट में जाके सही तरीके से वकील लाके पिली करते हैं तो ये सारा निजाम नल एंड वाइड हो जाएगा। ठीक हो गया नजीब साहब, आपका मौकफ आ गया, और आपका यकीनी तौर पे जो मौकफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपोजिशन की आप आवाज है और अपोजिशन इस वक्त जो कुछ फील करी, जो कुछ महसूस करी, वो आपने उसकी भरपूर तस्वीर कशी करी, तर्जुमानी की। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो तमाम तर सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इस तमाम तर सिनेरियो में अभी महज 2 से 3 रोज गुजरे हैं, इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, इतनी सारी आर्ग्यूमेंट्स निकल के आ रही हैं कि शायद अब ये देख के मुश्किल लग रहा है कि आने वाले 1.5 साल के बाद हम सिस्टम को सही तौर पर
इंप्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। यहाँ पे कुछ सवालात बहुत अहम है कि इस सिस्टम को जब बनाया जा रहा है तो इस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या कोई अथॉरिटी है जो इसको मॉनिटर करे, उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे, क्योंकि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी तौर पे इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो इसको इंप्लीमेंट कर सके। जो ग्राउंड रियलिटी है उस वक्त तो देखने को बहुत मुश्किल नजर आता है। दूसरा सबसे अहम मसला कि इसमें एक नई टेक्नोलॉजी जब लाई जाती है तो दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस कराई जाती है तो उसमें इश्यूज होते हैं, फ्लॉज होते हैं, और इन फ्लॉज को अगर रिमूव ना किया जाए तो वो बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग हो सकते हैं। जिस तरीके से नजीब साहब ने कहा, फराज साहब ने भी कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट कास्ट एक किया जाए और इन दी एंड वो काउंटिंग उसकी 1 से ज़र्ब देकर 10 पे हो जाए, तो ये भी तो फर्क हो सकता है। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होता है। क्या वो मैं बाद में दूंगा। वेलकम बैक जी। बात हो रही है इस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ एतराजात हैं जो नए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से और ई वोटिंग के हवाले से जो मामलात हैं, उसके ऊपर इस वक्त ऑपोजिशन का तो क्लियर स्टांस है कि वो किसी भी तौर पर इसको मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ऑपोजिशन इसको शायद जाके आला अदलिया में चैलेंज करे, दीगर फोरम्स पे इसके ऊपर आवाज उठाए, लेकिन इन सब के बावजूद अगर ये सिस्टम राइज कर दिया जाता है या इसको राइज करते करते इसकी क्लियरेंस आते आते मजीद वक्त निकल जाता है, तो क्या ये सिस्टम्स इसी तरीके से इंप्लीमेंट हो सकेंगे या नहीं? क्योंकि एट द एंड ये बड़ा अहम होगा कि अगर सिस्टम सही तरीके से मुकम्मल तौर पे इंप्लीमेंट ना हुए तो मजीद एतराजात उठेंगे। हमने देखा कि पाकिस्तान में तो धांधली का शोर उठता था, लेकिन इन सिस्टम्स के बावजूद भी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में, अमेरिका की बात कर लें तो वहां भी अब धांधली के आवाजें उठने लगी हैं। अब भी ये कहा जाता है कि इलेक्शंस रिग किए जाते हैं, हैक किए जाते हैं और इस तरह के मामला होते हैं। अरे साहब, आपने तमाम तरह एतराजात सुने अपोजिशन के। माजरत के साथ हमें समीर मीर साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समीर मीर साहब को लाइन पे लेना था, वो इस वक्त किसी वजह से फोन कनेक्ट नहीं हो सका, शायद उनका वक़्फ़ा आ जाता तो बहुत बेहतर था। लेकिन इन तमाम तरह एतराजात को सुनते हुए व्हाट डू यू थिंक कि आपको ये सिस्टम इंप्लीमेंट होता है फिलहाल नजर भी आ रहा है? टू बी ऑनेस्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। आई डोंट थिंक के बाय फार शॉट में बोलूंगा 2030 मे बी। ईसीपी खुद कह रही है कि दे हैव टू रन 2 or 3 पायलट इलेक्शन। 9 से 10 साल का वक्त लगेगा इसको कम से कम। मतलब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, इंडिया 30 ईयर से ट्राई कर रही है, अभी तक उनका बट वहां इंप्लीमेंट हो रहा है, वहां इंप्लीमेंट हुआ है, साथ साथ उसको बेहतर करने की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंप्लीमेंट नहीं किया गया। बट दैट आल्सो टुक 30 इयर्स। तो मैं ये कह रहा हूं उन्होंने भी 30 साल तक पायलट प्रोजेक्ट यूज किए थे। मैं तो फिर भी आपको कह रहा हूं 2030 जो मुझे रियलिस्टिक फिगर नजर आ रही है। नेक्स्ट इलेक्शन तो इम्पॉसिबल है। तो आई थिंक इट इज मोर ऑफ आई थिंक अ मार्केटिंग गिमिक from PTI, I would say, rather than a realistic option. मतलब महज अपने साथ को बहाल रखने के लिए, अपने जो वादे किए थे उसको बहाल करने के लिए, आवाम को खुश करने के लिए ये बात कही जा रही है। और फराज साहब, अगर ये बात होती है, इतनी बड़ी इस वक्त पार्लियामेंट की डिबेट चल रही है, इतने सारे टॉक शोज टीवी पे ये बात हो रही है और आवाम कहीं ना कहीं खुश है कि चले हमारे यहाँ कोई तब्दीली आने जा रही है, कोई सही मानों में हम ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये इलेक्शन डे के ऊपर वही पुराना निजाम हुआ जो कि ऑलरेडी इसमें किसी किस्म की बेहतरी नहीं की गई, पिछले 4 साल में किसी किस्म के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं किए गए, और अगर वही पुराना निजाम एट दी एंड हमें वो इस्तेमाल करना पड़ जाता है तो हम कहां खड़े होंगे? मुनीर, देखें, नजीब साहब ने बात की बड़ी उसके अंदर जाहिर है एक अपोजिशन की आवाज़ भी थी और उसके अलावा वो एक इंटेलेक्चुअल आदमी थे। उन्होंने एक बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को हाईलाइट किया कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते थे। टेक्निकली उन्होंने बताया कि 1:10 और 10 इश्यूज़ जो उन्होंने उसके बताया। तो ये बात बिल्कुल मैं इसमें उनको भी मैं कहता हूँ कि हाँ, ये सही कह रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने भी इस बात को इंडोर्स किया कि ये चीज़ है, तो इसका एक बेहतर सिस्टम, हम दुनिया के सिस्टम को अडॉप्ट करने के बजाय एक बेहतर सिस्टम के ऊपर काम करें और इनिशियल फ्रेज के ऊपर हम ऑल पाकिस्तानी जो हमारे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको वोटिंग राइट्स दें जिस तरीके से पहले दिए गए एक दफ़ा, उसी तरीके से उनको वोटिंग राइट्स दें। उनको अगर करीब करना ही मकसद है तो उसको सबसे पहले वोटिंग राइट्स के ज़रिए 90 मिलियन है
90 मिलियन जो है वो आपके मुख्तलिफ कॉन्सुलेट्स और ये जिस तरह इसी तरह से मैनेज हुआ था, तो इसी तरह से वो वोटिंग जो है मैनेज हो जाएगी और मैनेज होने के बाद अब वो ऑटोमेटिकली हमारे डोमेन में आ जाएंगे। ठीक है, अब रह गया इसको इलेक्ट्रॉनिक करने के ऊपर, तो इसके ऊपर जल्दबाजी ना की जाए, बहुत सोच समझकर बहुत अच्छी चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएं ताकि वंस एंड ऑल आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ एंड सिक्योर रहे। प्लस ये कि ऐसा कोई दबाव आपके ऊपर ना पड़े कि जिसमें जो है वो बाद में पता चला कि जी सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए। पता चला जी इलेक्शन रिजल्ट अभी तो ये आता है ना जी 20 फला पोलिंग स्टेशन में धांधली हो गई, फला पोलिंग स्टेशन में धांधली हो गई। अगर ऐसा सिस्टम हुआ कि जी पूरा इलेक्शन, मैं आपकी बात को आपकी तरफ आता हूं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे इस वक्त समीर मीर साहब मौजूद हैं। जरा इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ इसके ऊपर अपनी फतह को किस तरीके से सेलिब्रेट करती है और एट दी एंड ये महज पार्लियामेंट तक मौजूद नहीं है, महदूद नहीं होगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगी। समीर साहब अस्सलाम वालेकुम। समीर साहब पहले तो आप लोग को मुबारकबाद के पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में आपकी पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। थैंक यू। और समीर साहब अब सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी तो हासिल हो गई कि क्या अब इसको इंप्लीमेंट कराया जा सकेगा? पहले तो ईवीएम मशीन्स को लाना, उसको इंप्लीमेंट कराना और फिर पाकिस्तान में जो ऑलरेडी सिनेरियोज आप बखूबी वाकिफ हैं, इन तमाम तर सिनेरियोज में क्या ये सारा सेटअप करना मुमकिन हो सकेगा आने वाले इलेक्शंस में? देखें, जब भी कोई ऐसा इनकलाबी स्टेप लिया जाता है तो उसमें कुछ थोड़ा टाइम तो लगता है इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है, में कुछ अप्स एंड डाउन भी आते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि 2023 तक हमारे पास काफी टाइम है और इसमें हम जो भी अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो इलेक्शन के दिन पे कोई इश्यूज क्रिएट होंगी तो उसको हम टैकल कर देंगे। मैं ये समझता हूं कि ये एक खान साहब का एक और वादा है तो खान साहब ने पाकिस्तान कौम को के साथ पूरा किया। आज आप देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो इतने सालों से महरूम थे अपने वोट से, आज उनको भी आज वोट की ताकत दे दी गई है। मैं समझता हूं कि वो सारे लोग जो लाशों पे सियासत करते आए हैं, जो पार्टी यहाँ मरे हुए लोगों की वोट डालते रहे हैं, लोगों को डरा के धमका के इलेक्शन वाले दिन उनके शनाख्ती कार्ड लेके ठप्पे लगवा देते थे, आज उस चीज का खात्मा होगा। खास तौर पर बिलखुसूस सिंध की बात मैं करूं जहां 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो सिंध की आवाम को ना साफ पानी दे सके, ना अस्पताल दे सके, ना बच्चों को स्कूल दे सके, ना यहाँ एक ट्रांसपोर्ट बस दे सके, ना एक एम्बुलेंस दे सके। आज हमारे गरीब आवाम जो है वो अपनी लाशें गधा गाड़ियों पे ले जाने पे मजबूर है, गटर का पानी पीने पे हमारे बच्चे मजबूर हैं। तो वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आएंगी ये इस चीज का खात्मा जरूर है। लेकिन समीर साहब आपने ये बात कही कि हमारे यहाँ ठप्पे लगा दिए जाते थे, शनाख्ती कार्ड लेके वोट कास्ट कर दिए जाते थे, अभी भी कुछ इस तरह के इतलात मौजूद हैं कि इस वोटिंग ईवीएम मशीन में शायद बायोमेट्रिक का जो मामला वो मैनुअली किया जाए, क्या ऐसा कुछ होगा या ये बायोमेट्रिक भी मशीन के ऊपर ही किया जाएगा? देखिए जी, अभी तक तो इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मशीन है ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है और इसके अंदर वो सारी चीजें को टैकल किया जाएगा जिस तरह की खामी मुल्क में होती आई है। मैं इसके साथ साथ एक और चीज आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि मुझे तो आज समझ में नहीं आ रहा कि जो सिलेक्टेड इतना शोर करते थे और अपने आप को अपनी मकबूलियत को इतना बड़ा समझते थे, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वो तो उन्होंने तो बड़ी कौम की खिदमत की है। एक उनका लीडर भगोड़ा भागा हुआ है, एक जो है यहाँ भुट्टो जिंदा है, तो उनको क्या प्रॉब्लम है? वो तो इस मशीन से उनको तो खुश होना चाहिए। सर वो डर रहे हैं कि इस मशीन में कोई ऐसा बटन है जिसको दबाने से सिर्फ लिखा हुआ आएगा कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जीत गया, उनको इस बात का भी खौफ है ना सर? आप तो ऐसा कोई बटन तो आपने मशीन में पोशीदा नहीं रखा हुआ? एक मशीन में बटन जरूर है जिसके अंदर जो ये लाशों पे सियासत करते आ रहे हैं और पटवारी जो अपनी पटवारियों पे सियासत करते आ रहे हैं, उनका जो है वो सब चीज सामने आ जाएगी। देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अगर आप पॉइंट उठा के देखें ना, जो ये नवाज शरीफ और शहीद बीबी ने बनाई थी अपना, उसके अंदर आप देखें तो उन लोगों ने इसके अंदर खुद लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक काम रिफॉर्म्स आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स आएंगे। तो आज इनको क्या तकलीफ हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रही। आज इनको क्या इशू है? तारीखी हिस्टोरिक दिन था उस दिन पार्लियामेंट में, जिस तरह के बिल, जिस तरह के रिफॉर्म्स आए गए, लेकिन आपने क्या देखा? पीपल्स पार्टी वॉकआउट कर गई
ये वही बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जिनसे ये पीपल्स पार्टी वाले पैसे मांगते रहे, नवाज शरीफ पैसे मांगते रहे। आज इन दोनों जमातों की तमाम प्रॉपर्टीज बैरून मुल्क हैं, बैंक अकाउंट बैरून मुल्क हैं, बच्चे इनके बैरून मुल्क हैं, रिश्तेदार इनके बैरून मुल्क हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने में इनको इशू है। उस दिन और भी बिल्स पास हुए, CNN इसको कवर करता रहा कि हमने एंटी रेप बिल पास किया, उस पर भी ये वॉकआउट कर गए। ये तो इस मुल्क के दुश्मन लोग हैं, इनको इन आवाम की परवाह है नहीं। आज जब इमरान खान ने एक तारीखी कदम उठाया है तो मैं समझता हूँ इनको तो सपोर्ट करना चाहिए। और इनको क्या प्रॉब्लम है कि तो लीडरान वैसी बैरून मुल्क है ना, वहां से वोट दे सके, क्या इशू? अजय समीर साहब, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक इनकलाबी कदम है, लेकिन सवाल तो ये इनकलाबी कदम तो तब होगा जब ये इंप्लीमेंट होगा। सब यहाँ पे ऑपोजिशन एक तरफ मौजूद है, एक तरफ हुक्मरान जमात है, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप तैयार कर लेंगे कि वो इस सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट बना लें कि वो इलेक्शन डे के ऊपर काम करता हुआ नजर आए? मैं समझता हूँ इसको ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड कर लिया गया, इट्स अप एंड रनिंग, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसकी आपको एक डेमो भी मिलेगा और इलेक्शन से पहले इसकी हर चीजें जो हैं वो फाइनल होगी। और इलेक्शन डे पे हम ये सिस्टम को मुकम्मल तौर पे इंप्लीमेंट होता हुआ देखेंगे? जी बिल्कुल देखेंगे। और एक सवाल ये भी आ रहा है, हमारे मुल्क की अगर बात करें तो लिटरेसी एक बड़ा मसला है। इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में, इस सिस्टम में जो लैंग्वेज फॉलो की जाएगी, चाहे उर्दू हो या इंग्लिश हो, क्या इस सिस्टम को के ऊपर काम करने में हमारी आवाम के एक बहुत बड़े तबके को मुश्किलात तो नहीं होंगी? देखिए, मैं इस टाइम पे इंटीरियर सिंध के दौरे पे हूँ और मैं एक बिल्कुल ही रिमोट एरिया से गुजर रहा हूँ, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ उतरूँ और किसी भी आदमी से जो बिल्कुल ही इलिटरेट है उससे बोलूँ मुझे व्हाट्सएप पे एक तस्वीर भेज दो तो वो 1 सेकंड में भेज देगा। सही। इतनी भी जाहिल नहीं है हमारी कौम की कि जाके एक बटन नहीं दबा सके, और मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की हमारी कौम है। हमारी बड़ी लाइक कौम है। ये तो इन बेचारों को रिसोर्सेज मिले नहीं पिछले 70 सालों से। अगर अच्छे स्कूल आप बनाते हैं या अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, इनको इनकी राइट्स की अवेयरनेस देते तो ये कौम कहां से कहां जा चुकी होती है। ईवीएम तो मैं समझता हूँ बहुत ही सिंपल मशीन है जिसमें कोई इशू नहीं होएगा। ठीक हो गया, फेयर इनफ। लेकिन एक सवाल ये भी है कि 31 बिल एक साथ 31 बिल्स नेशनल असेंबली में लाए गए, पास करा दिए गए, और इतने कम अरसे में तकरीबन अगर ड्यूरेशन देखा जाए तो एक बिल को तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे, जिसके ऊपर बात भी हुई और कुछ पे बहस भी ना हो सकी। तो इतने सारे बिल्स पास करा लिए गए, सकते 4 साल के बिल जो मौजूद थे एक साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पास करवा लिए। ये सारी उजलत में तो नहीं किया गया कहीं? देखें, बहुत सारे पहले भी बिल्स पास हुए, लेकिन ये बिल्स पेंडिंग थे। इसके साथ साथ एक बहुत ही और इसके साथ बिल था जबरदस्त, जो सिंध की आवाम के साथ खान साहब ने वादा किया था यूनिवर्सिटी बनाने का हैदराबाद में, वो भी इसके साथ साथ अप्रूव हुआ है। और इसमें तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को बैठना चाहिए था, वो खुद ही बॉयकॉट करके, क्योंकि इसमें मैं आपको जैसे पहले बताया कि सिर्फ एक ईवीएम का बिल या ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटिंग राइट्स का बिल नहीं थे, और बहुत सारे थे जिससे आवाम को बहुत फायदा होगा। लेकिन ये उसमें भी नहीं बैठे। ये ऐसे नाअहल लोग हैं कि ये जो आवाम इनको वोट दे के असेंबली भेजती है कि ये अपनी आवाम की आवाज उठा सकें वहां, ये उस बिल्स के बीच में भी नहीं बैठे, क्योंकि वहां से भी उठ के चले गए। ठीक हो गया समीर साहब, आपका मौका आ गया। लेकिन आपको जाने से पहले एक और खबर देते चलूं और नाज़रीन को भी शेयर करते चलूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1.5% मॉनेटरी पॉलिसी के रेट में इजाफा कर दिया गया, यानी कि मजीद जो इश्यूज है इकोनॉमी के लिहाज से मौजूद है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहां पे अवामी इश्यूज के ऊपर इतनी बात की जा रही है, पार्लियामेंट में इतने सारे बिल्स पास किए जा रहे हैं, वहां पर एक महंगाई का एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो वो बेहतर होगा। समीर साहब, इसके ऊपर आप लोग का फोकस क्या होगा, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा इशू है सर आप लोग के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक ग्लोबल इन्फ्लेशन है और पूरी दुनिया में जो है वो इस टाइम पे एक इन्फ्लेशन से गुजर है हर डेवलप कंट्री। थोड़ा सा टाइम दें खान साहब को कि हमने सबसे देखें, लेजिस्लेशन एक बहुत ही जरूरी चीज होती है हर मुल्क के लिए कि उसमें हम प्रॉपर लेजिस्लेशन लाएं। आज हमने जो तारीखी कदम है आप उसको देखें। आज हमने पेट्रोल के इंपोर्ट पे 0 सेल्स टैक्स लगा दिया। आज तक की हुकूमत ने ये नहीं किया है। खान साहब दर्द रखते हैं गरीब आवाम का, उस पर एहसास प्रोग्राम के थ्रू सब्सिडी दी जा रही है। एहसास प्रोग्राम के थ्रू गरीब जो फैमिलीज हैं उनको पैसे दिए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है।
ठीक है समीर साहब, आपका मौका आ गया। काम उठा रहे हैं, इंशाल्लाह इन्फ्लेशन पे भी आप देखेंगे बहुत जल्द। उम्मीद यही है कि आवाम की मुश्किलात हल होती हुई नजर आ रही। लेकिन आरिफ साहब, आपने देखा कि जहां पे हुकूमत एक तरफ बहुत हद तक कॉन्फिडेंट है कि वो सिस्टम को ना सिर्फ इंप्लीमेंट करेगी, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि इसके टेस्टिंग के फेजेस पे भी काम होना शुरू हो गया है। अब जहां अपोजिशन इतनी नेगेटिव है, हुकूमत इतनी पॉजिटिव है, आवाम आखिर किसकी तरफ देखे? क्योंकि आवाम अभी एक सवालिया निशान बनी हुई है। बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर होने क्या जा रहा है। अवाम इस टाइम में सिर्फ खुदा की तरफ देख सकती है और दुआ कर सकती है, बिकॉज ये जो भी इन्फ्लेशन की बात हो रही है वर्ल्ड वाइड, इट्स अंडर कंट्रोल। रीजनली भी आप देखें, श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख, इंडिया, इट्स विद इन 3%। पाकिस्तान इज ओवर 5%। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है, अभी 1.5% का इजाफा कर दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी में। तो ये और दूसरे मजे की बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फ्री फ्लो रखा है डॉलर को, एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। और जब से इन्होंने इसको फ्री फॉल दिया है डॉलर को, 57 रुपीज डॉलर बढ़ चुका है, एंड एक्सपोर्ट्स हैव नॉट इवन इंक्रीज बाय 3%। फॉल तो सिर्फ रुपए हो रहा है, डॉलर नहीं हो रहा। डॉलर तो अपवर्ड ही जाते मैं वो रुपए की बात कर रहा हूं कि 57 रुपीज इंक्रीज हो चुका है जब से इन्होंने जो है ना, स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी निकाली, नॉट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूएस डॉलर्स, तो टू गो विद द मार्केट। 57 रुपीज डॉलर इंक्रीज हो चुका है, और उसमें एक्सपोर्ट्स जो हैं 3% भी नहीं बढ़ी अभी तक। और रीजन बिहाइंड इसका था एक्सपोर्ट्स बढ़ाना, तो वो टारगेट तो अचीव ही नहीं हुआ। एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों में नहीं बढ़ी, तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ाना भी तो वक्त उस पर दरकार होगा। लेकिन फराज साहब, आपने समीर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, नजीब साहब की भी सुनी। ऑपोजिशन और हुकूमत बिल्कुल आमने सामने है। जहां पे हुकूमत टस से मस होने का नाम नहीं रही, तो ऑपोजिशन भी अपने स्टांस पे वैसे की वैसी मौजूद है। इस सिनेरियो में क्या कोई पॉजिटिविटी होती हुई नजर आ रही? क्योंकि इतना बड़ा फैसला हो रहा है, इतनी बड़ी तब्दीली अगर आएगी और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स अगर एक साथ एक पेज पे नहीं होंगे, तो ये तब्दीली कैसे आ सकेगी? देखिए, तब्दीली जो है वो, हम तो 3.5 साल हो गए तब्दीली, और उसी तब्दीली के अंदर अब सब लोग जो है वो बड़े परेशान हो गए, क्योंकि उसी में कोविड-19 की वबा भी आ गई, और उस वबा से हम लड़े, और लड़ने के बाद फिर उसके बाद जब अभी हम उससे निकलने की कोशिश ही कर रहे थे, तो महंगाई का एक इतना ख़तरनाक सैलाब आया हुआ है कि मतलब गरीब आदमी तो बात की बात, एक्सपोर्टर्स परेशान हैं, इम्पोर्टर्स परेशान हैं कि वो किस तरीके से क्या कॉस्टिंग निकालें, किस तरह से काम करें। आज अगर चीज़ बेच देते हैं तो कल ख़रीदने जाते हैं तो है नहीं अवेलेबल। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इन्होंने कहा कि जी हम बड़ा बूस्ट देंगे और इतने घर बनाएंगे, फला करेंगे। पहले तो जो पुराने वादे हैं उन पे बात कर लेते हैं ना, तो ना वो घर बन सके। पॉलिसी जो दी गई, तो उसके साथ पैरेलल आपको अलाइड इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करके रखना चाहिए था। सीमेंट की प्राइस कहाँ चली गई, सरिये की प्राइस कहाँ चली गई? 72 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं जिनसे मिलकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बनती है। अब वो 72 अलाइड इंडस्ट्रीज को आपने सबसे पहले मॉनिटर करके उसकी कॉस्टिंग तो रखनी चाहिए थी। आज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहाँ पहुंच चुकी है, कॉस्ट ऑफ लैंड कहाँ पहुंच चुकी है, आपके आने से पहले तो एक एवरेज आदमी घर लेने का सोच सकता था। आज तो एक अच्छा खासा आदमी भी घर लेने का नहीं सोचता। और कॉस्ट ऑफ अप्रूवल, जो इदारों से अप्रूवल लेनी होती है, 18 एनओसीज दरकार होती हैं, उनकी कॉस्ट कहाँ पहुंच गई? और फिर उस कॉस्ट के देने के बाद जो है वो एक डंडा आ जाता है कि जी टावर को गिरा दो, ठीक है ना। तो बात ये देखें, इस मुल्क में बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। मेरी जो है वो इमरान खान साहब से, जो लोग भी आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और जिनकी सियासी वाबस्तगी है और उनकी आवाज़ जो है वो पहुंचती है, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा आप गरीब आवाम का कोई भला करो। बहुत मुसीबत हो चुकी है, बहुत लोग परेशान हो चुके हैं, लोग अजियत में हैं इस वक्त। लोग, आप यकीन करें, खुदकुशियाँ करना शुरू कर देंगे। बहुत सिचुएशन वर्स है। मैंने कहा ना कि हमारे लीडर जो है वो खुशकिस्मती से गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं, या पैदा होने के बाद गोल्डन स्पून ले लिया है। उन्हें शायद आवाम का दर्द ही नहीं है। अगर वो इन बहसों में पढ़ने के बजाय बेसिक कोर इश्यूज के ऊपर पहले बात कर लें, और जो इश्यूज आप लेके आए थे, हाउसिंग इंडस्ट्री प्रोमोट होगी, फला इंडस्ट्री प्रोमोट होगी, आपके पास कोई कॉन्क्रीट काम करने वाले लोग ही नहीं है। आप इंप्लीमेंट कराने की बात कर रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे आप 1.5 साल के अंदर? आप 3.5 साल में हाउसिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करा सके। ठीक है, कभी कभी इश्यूज बहुत सारे हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं, और इन इश्यूज को एड्रेस करना होगा। इस वक्त अगर पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को देखा जाए, तो यहाँ पे जहां एक तरफ ऑपोजिशन की चीखों पुकार, एतराजात
और बहुत सी शिकवे शिकायत नजर आते हैं, तो वहीं पे हुकूमती जमात का जो फातिहाना जश्न है वो भी नजर आता है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे दोनों ही फरीकैन में जिस तरीके से बात हो रही है वो अवाम के मफाद के लिए शायद नजर नहीं आती, क्योंकि अगर अवाम के मफाद के लिए की जाती तो पिछले 3.5 साल में माजरत के साथ ना ऑपोजिशन ना हुकूमत ने कोई ऐसे मिल बैठ के कोई एक रोड प्लान मुरतब किया जिसके साथ हुकूमत के साथ साथ मुल्क भी आगे चल सकता। क्योंकि अगर इस मुल्क में अगर इतनी बड़ी तब्दीली आनी है और इस तब्दीली का असर पूरे मुल्क पे होना है, मुल्क के हर एक शहरी पे होना है, हर एक हिस्से पे होना है, तो इसके तमाम तर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मुशावरत के साथ होना चाहिए था। लेकिन जहां अपोजिशन जमातें हैं वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि नया सिस्टम लाया जाए, और लाया जाए तो कैसे लाया जाए। ना उनकी तरफ से कोई सिफारिशात दी गई, और हुकूमत ने जब सिफारिशात दी तो हुकूमत ने जिस तरीके से इसको भी मनवाया उसके हवाले से वैसे ही सवाल उठ रहे हैं। एक बड़ा अहम सवाल है जहां पे जिसको शायद अभी तक एड्रेस नहीं किया जा रहा, कोविड का जिक्र हुआ। जिस तरीके से फराज साहब ने कहा कि कोविड ने इस हुकूमत को बहुत हद तक मुतासिर किया, लेकिन क्या यह ऐन मुमकिन नहीं है कि जब ये इलेक्शंस पाकिस्तान में हो रहे हो तो कोविड की वबा एक बार फिर से पाकिस्तान में आ जाए और वो अपने पीक पे भी हो सकती है। और अगर इस तरह के सिनेरियो में ई वोटिंग और इस तरह के सिस्टम्स को राइज किया जाता है तो क्या हुकूमत के पास कोई बैकअप प्लान मौजूद होगा? क्योंकि वहां पे तो सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी और इक्विपमेंट्स को टच करने के हवाले से एसओपीज भी होंगी, तो ये सारे मामला कहां जाके खड़े होंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना होगा, पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना होगा, और किरदार अदा करना होगा तमाम तर सोशल एक्टिविस्ट और आम आवाम को। जब तक ये किरदार अदा नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान में ना सिस्टम्स बन सकेंगे ना इंप्लीमेंट हो सकेंगे। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के लिए जो कुछ हो बेहतर हो। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट में इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।